मैंडेरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी जो जनरल साइंस की क्लासेस चल रही थी उसमें ऑलरेडी हम जब केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे तो हम दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर को हमने देख लिया, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। लास्ट ईयर जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था 2015 में जूनियर अकाउंटेंट का, तो वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे वहां हमने एग्जाम्पल के साथ देखे और मैं आपको बताया था इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और आई होप जो मैंने एग्जाम्पल बताए वो आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया और कोई मेहनत नहीं कर पाया लिखने की, तो उनसे निवेदन है टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वहां इसकी पीपीटी डाल देंगे। वो पीपीटी या फिर आप वो नोट्स उठा के उसको रिवाइज जरूर कर लें। इतना करने से भी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने जंग लगने के बारे में बात की थी। तो ये चीजें होने के बाद अब जो आपका थर्ड टॉपिक है वो हम लेके आए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये आज का टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। अब देखिए सिलेबस में केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स भी है, इसके अलावा भी इसके प्रकार होते हैं, वो यहाँ मेंशन नहीं है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब देखिए आगे इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपको पता है कोई भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसको कई भागों में बांटते हैं। हमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसके अंदर कुछ अशुद्धियां होती है, तो उस जो एक संपूर्ण मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं ओर। उस ओर में से कई ऐसे माध्यम होते हैं जिससे उनमें जो अशुद्धियां हैं उनको हम दूर करते हैं, जिसमें सांद्रण एक विधि है, छानना एक विधि है, चुनकर भी आप अलग कर सकते हो। ये सब होने के बाद लास्ट में आप क्या करते हो, आपको प्योर फॉर्म में कोई ना कोई एलिमेंट प्राप्त होता है जिसको हम तत्व कहते हैं। और एलिमेंट एक बेसिक चीज है जो हमको इस अर्थ पर प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हमको वहां पे अर्थ से प्योर फॉर्म में रिसीव होते हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हो सकती, अशुद्धियों के बाद जो हमको प्राप्त होता है वो तत्व होता है या एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट के खुद की कुछ नेचर होती है, प्रकृति होती है। उस एलिमेंट की नेचर की प्रकृति में ही एक प्रकार है उसका मेटल, दूसरा एक प्रकार होता है वो है आपका नॉन मेटल, और इसी में से एक आता है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। हमने यहां पूरी साइंस नहीं पढ़नी है, हम मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, आगे की कहानी छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, जूनियर अकाउंटेंट के 75 मार्क्स। तो जितनी अपनी जरूरत है हमें उस पर ही फोकस करना है। अब यहां पे आप देखिए मेटल्स और नॉन मेटल। ये मेटल को तो आपकी धातु हो गई और नॉन मेटल हो गई अधातु। तो हिंदी में अगर विलोम शब्द के हिसाब से भी देखा जाए तो धातु का ऑपोजिट क्या होता है, अधातु। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल से अलग है। धातु और अधातु दोनों एक दूसरे के हाथ का ये पहलू अगर धातु है तो ये अधातु। इससे आप समझ गए, अगर आपने एक को ढंग से समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे हमने जो पढ़ा वो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है या नहीं है। और दूसरा, ज्ञान देने के लिए क्लास नहीं है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब मेटल्स की बात करें, मेटल किसी भी मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड्स हो, उनकी दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, उनके कुछ गुण होते हैं। मेटल्स के गुण क्या होंगे, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो उनका भौतिक स्वरूप है, और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि रासायनिक गुण क्या है। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहां पे, रासायनिक गुणों की तरफ। भौतिक स्वरूप को पहचानना आसान होता है क्योंकि आप सामने से देख के पता कर सकते हो, लेकिन जो चीज केमिकल उसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टी से फोकस करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेटल और नॉन मेटल के संदर्भ में। इसी से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, मतलब कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। आप इंग्लिश हिंदी के जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनको आप साथ में समझे, बेटर रहेगा। अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके ये मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में आपका लस्ट्रस और सोनोरस। ये क्या है, ये गुण है किसके, मेटल के। मैंने आपको सीधा सा नॉर्मल चीजों में ये लिखा है। मेटल की डेफिनेशन क्या है आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आप मेटल है क्या, मेटल एलिमेंट का ही एक प्रकार है, और किसे कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे गुण आते हैं। और मैंने आपको हिंदी में भी आघात, वैद्यता, तन्यता, उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, गलनांक पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है,
फिर उसमें कठोरता कितनी, उसकी चमक कैसी है, जब उसको बजाते हैं उसमें ध्वनि कैसी आती है। यही सारी चीजें मेटल्स की प्रॉपर्टीज बनती है। अब आप डिटेल्स में चाहें तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीजें है क्या। 1 मिनट प्लीज। तो ये सबसे पहले हम मैलिएबिलिटी की बात करें। मैलिएबिलिटी या आघात वर्ध्यता वो गुण है जब किसी मेटल को, यहां धातु की बात हो रही, यदि आप मेटल को पीटे और पीटने के बाद उसकी यदि चद्दर की फॉर्म में वो पतला हो जाए तो उस गुण को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक मेटल लिया और उस मेटल को आपने जब उसके ऊपर कोई आघात लगाया तो उसमें वृद्धि होगी, वर्ध्यता होगी, जिस कारण से सपोज आपने कोई लोहे का पीस लिया और उसको पीट पीट के एक पतली चादर के रूप में बना दिया, तो ये गुण क्या होता है, मैलिएबिलिटी, या उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। दूसरा गुण है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये है, आपने कोई मेटल लिया है, सपोज एक मेटल है जिसको हम ऑरम कहते हैं, दैट इज गोल्ड। यहां पे हम ऑरम लेते हैं, ऑरम गोल्ड है, गोल्ड एक मेटल है। और ऑरम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गोल्ड की उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन वर्ड ऑरम से हुई थी, इसीलिए इसका नाम एयू दिखता है। इसी प्रकार चांदी भी है, सिल्वर, और जो सिल्वर है उसको हम अर्जेंटम, उसका केमिकल नेम है, तो अर्जेंटम का एजी होता है। तो जनरली ये वर्ड्स आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपने देखा होगा, अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो बेसिकली हमारी 10th से पहले ये सारी चीजें होती थी, पीरियोडिक टेबल में इसका मेंशन होता था। और ये इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स हैं जो काफी महंगे हैं, तो इन चीजों के बारे में लोगों को जनरली जानकारी होती। मेरा यहाँ पे गोल्ड को और सिल्वर को लाने की बात इसलिए है, डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मैंने गोल्ड लिया, मतलब एक मेटल लिया, उस मेटल को आपने पीट पीट के एक लंबे तार की फॉर्म में बना दिया। जब किसी मेटल को आप तार की फॉर्म में लंबा कर सकते हैं, मतलब उसमें इतनी तन्यता हो कि वो जितना आप लंबा करना चाहें हो सकता है। आपको पता है गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं, आपको पता है चांदी के ऑर्नामेंट्स बनते हैं। इन ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए बहुत ही महीन महीन उसकी लंबी तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी मेटल की प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी या तन्यता, इस कारण से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी या उष्मा चालकता से मतलब, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब उष्मा की चालकता क्या और विद्युत की चालकता क्या। विद्युत की चालकता तो वो होती है जिसके अंदर यदि कोई चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत है, वो बिना किसी बाधा के या कम रुकावट के साथ प्रवाह होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यदि दूसरी जगह थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब क्या है, किसी चीज को, जैसे आपने बर्तन लिया, उसको आपने स्टोव के ऊपर रखा और आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने के साथ आप ये देखेंगे कि वो जो उसकी गर्म होने की क्षमता है वो काफी ज्यादा है। अगर आप उसे किसी भी भाग को हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जलेगा। इसका मतलब उसके अंदर उष्मा का एक संचार हुआ है, और वो जो उष्मा है या जो थर्मल है, वो थर्मल कंडक्टिविटी चारों तरफ फैली है। आप देखिए प्रेशर कुकर यदि स्टोव के ऊपर रखा होता है और जब उसको नीचे से एनर्जी मिलती है उष्मा के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर कुकर का केवल जो नीचे वाला पोर्शन है वही गर्म होगा। आप ये देखिए, सपोज मैं इसको कहता हूं ये प्रेशर कुकर है और यहाँ पे आपका नीचे ये स्टोव जल रहा है और यहाँ से इसको एनर्जी मिल रही है। आप देखिए इसमें क्या होगा, गर्म तो ये हिस्सा हो रहा है, परंतु यदि आप इसको कहीं पर भी हाथ लगाएंगे तो आपको ये गर्म फील होगा। इसका मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी है, इसके अंदर उष्मा की चालकता है जो उस मेटल के सभी हिस्सों में बराबर जा रही है। तो ये गुण भी किस में होता है, मेटल या धातुओं में होता है। इसके बाद आगे देखिए, एक होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्ट होना है उसको कहते हैं गलना, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को हम यहां बोलते हैं किसी भी पॉइंट का गलनांक क्या है। या जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां कोई चीज जाके उबलती है। यदि हम बॉइलिंग के आधार पे उदाहरण लेते हैं पानी का, यदि आप पानी को गर्म करते हो, गर्म कितना करोगे, आप पानी को गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब आपका पानी गर्म होते होते 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाएगा, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले वो गर्म होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जहां पर वो पानी गर्म होने के बाद उष्मा भाप के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने पानी का उदाहरण दिया, तो ये गुण किस में होता है, ये गुण भी मेटल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा एक और चीज, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, इसी प्रकार अलग अलग तत्वों का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। जो हाईएस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट सबसे कम कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। जैसे आपने सुना होगा टंगस्टन को काफी मजबूत धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो टंगस्टन का
मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस पे जाके टंगस्टन है वो वहां जाकर के मेल्ट होता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल जहां हाईएस्ट एनर्जी होती है वहां इस्तेमाल होता है और काफी रेयरेस्ट मटेरियल है और वो भी एक एलिमेंट है। इसके बाद देखिए हार्डनेस की बात करी। हार्डनेस क्या है? लोहे को देखा होगा, लोहे को जनरल हम आम बोलचाल की भाषा में लोहा कहते हैं और इसके लिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है फेरस और इस फेरस को हम कैसे दिखाते हैं? Fe के माध्यम से। तो जो आपने फेरस के रूप में दिखाया तो आपने देखा होगा, मैं अब फेरस बोलूंगा लोहे को, आप समझ लेना लोहे की बात हो रही है। तो जो फेरस है, फेरस के अंदर आप कितनी कठोरता होती है ये आपने देखा होगा। तो धातुओं के अंदर एक और गुण होता है जिसको हम कठोरता या हार्डनेस बोलते हैं। ये आप उदाहरण लोहे के रूप में देखते हैं, हालांकि टंगस्टन में भी काफी मजबूती है। ये जनरली जितने मेटल्स होते हैं सब में होता है। उसके बाद आया आपका लस्ट्रस। लस्ट्रस किसी चीज में कितनी चमक है। धातु ऐसी चीज होती है, अब आप देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप हाइड्रोजन ले लो, आप कोई और दूसरी गैस ले लो, आप कार्बन ले लो, इन चीजों में कितनी आप देखो कठोरता है या फिर कितनी चमक है, चमक नहीं दिखाई देती। आप सोने को लो, सोने के अंदर कितनी चमक है, आप चांदी को लीजिए, आप प्लेटिनम को लीजिए, तो आप ये देखिए जो चमक होती है वो जनरली आपको मेटल से मिलेगी। तो ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद लास्ट है सोनरस। मैंने आप लोहे को उठाइए, अब हाथ से तो लोहा बजेगा नहीं क्योंकि आपकी अंगुली टूट जाएगी। आप लोहे को बजाने के लिए कोई दूसरा स्टील का एक कोई आइटम ले सकते हैं और फिर उससे आप लोहे को बजाइए, कितनी अच्छी आवाज आती है, कितनी स्ट्रॉन्ग आवाज आती है। इसको हम बोलते हैं सोनोरस या ध्वनिक। तो ये भी एक उसकी फिजिकल। मेरा कहने का मतलब ये है, मेटल्स की जब बात करते हो और जब आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने ये लिखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है, आप दोनों लैंग्वेज में समझें। आघात वर्धिता, उसको पीटोगे तो चादर के रूप में। तन्यता, जब उसको इतना आप पतले तार के रूप में उसको फैला सके, ये उसकी डक्टिलिटी है, तन्यता हो गई। थर्मल कंडक्टिविटी, किसी बर्तन के गर्म होने की क्षमता। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कॉपर का जिस प्रकार से इस्तेमाल होता है ऊर्जा के संचार में। फिर आप देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, लस्ट्रस, सोनरस, हमने इन सब के बारे में बात करी। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है एक मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से यही होती है, इसके अलावा जो भी है माइनर है। आपका प्रश्न जहां उठता है इन क्वालिटी से, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या डेफिनेशन है मेटल की? बड़े ही आम शब्दों में आप आराम से कह सकते हो, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर मेलिएबिलिटी, हाई डक्टिलिटी हो या जिसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो, उस एलिमेंट को हम मेटल के रूप में कह सकते हैं। तो क्या सारे 100% मेटल्स होते हैं उनमें ये सब में प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं और साइंस ऐसी स्ट्रीम है जहां आपको अपवाद मिलेंगे। आपने कभी फीवर आया होगा आपको, तो फीवर जब आपको आता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको फीवर का मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। आप भी जानते हैं, मैं भी, थर्मामीटर का इस्तेमाल किस में होता है? आपके शरीर के तापमान को नापने में होता है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, जिस चीज से वो तापमान नापते हैं उसमें अगर आपने देखा, जैसे ये थर्मामीटर है, तो उस थर्मामीटर के अंदर जब आपका तापमान नापेंगे तो या तो आपके बॉडी के अंडर आर्म्स में या कहीं ऐसे पार्ट में जहां पे तापमान जनरली चेंज नहीं होता, वहां उसको लगाया जाता है। तो आप ये देखेंगे आपके शरीर का तापमान नापने के साथ उसमें एक लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि एक ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए उसका इस्तेमाल है, लेकिन जो वो लिक्विड उसके अंदर भरा है वो एक सॉलिड है। और वो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो तो जनरली सॉलिड में होते हैं, कठोर होते हैं। तो सर आप तो एक लिक्विड को बता रहे हो, क्योंकि वो एक अपवाद है और उसका नाम है मरकरी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पारा भी कहते हैं। और इससे एक रोग भी होता है, जब मरकरी का प्रदूषण कहीं फैल जाता है तो उससे लेकर के एक रोग भी आता है। लेकिन मरकरी एक सॉलिड, मरकरी एक मेटल है, लेकिन ये किस फॉर्म में मिलता है, कौन सी उसकी है? तो ये हमको मिलता है लिक्विड फॉर्म में। अब जो अपवाद होते हैं प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो आपको इन अपवादों पे ही तो ध्यान देना है, इसे कोई तैयारी कहते हैं। सवाल यहीं से आएगा, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आपको बेसिक चीजें समझ में नहीं आई आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं। मैंने आपको बोला पढ़ना हमें लिमिटेड, क्या हमको मेटलॉइड्स पढ़ना है? नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? हमारे जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम मेटल पढ़ रहे हैं तो क्या सर इनमें से कुछ आएगा? हो सकता आ जाए और हो सकता नहीं हो, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे कि मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में है, तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से
उस मेटल का चयन कीजिए, उस धातु का चयन कीजिए जो है तो एक मेटल परंतु लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो वो कौन सा हो गया? मरकरी। अगला सवाल आपसे पूछ लेगा उस नॉन मेटल का नाम बताइए, अधातु का नाम बताइए जो अधातु जनरली आपको गैस में मिलेगी, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो आपको ठोस अवस्था मिलती है। तो हमें वहां पे उसको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे तब मैं उस अपवाद को आपको बता दूंगा। तो ये मेटल्स की क्वालिटी के बारे में हमने एक बार डिटेल डिस्कशन कर लिया। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये इसकी क्वालिटीज होती हैं और इन क्वालिटीज को जनरली आप भूले ना। इनको मैंने क्यों यहां लंबा चौड़ा क्यों नहीं लिखा? देखिए साइंस ऐसी चीज है जिसमें समझ बहुत ज्यादा बड़ी काम करती है। जैसे मैं कई बार कहता भी हूं कि ये एक समझ होती है, ये आपको कॉमन सेंस होता है जो आपको मार्क्स दिलाता है। तो आप इसके बारे में समझें, समझने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें मेटल्स के बारे में। अब हमने जो पहले बात करी वो तो उसके भौतिक गुण थे, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब जो हम बात करेंगे वो होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप देखिए जो मेटल्स जनरली होते हैं, आप अब मेरे को कहोगे सर आप मेटल्स बताइए, रुकिए। अगर आप मेटल के उदाहरण देखना चाहते हैं, ये है पीरियोडिक टेबल। तो कई इसमें काफी लकी होते हैं जिनको ये मौका मिलता है 11th और 12th में साइंस पढ़ने का। तो उनको लिए तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद करना एक मिशन होता था। तो जब हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, जब हम पढ़ते थे उस टाइम तो बोलते थे ओके कल याद करके आना। और आज भी हमें कोई पूछे कि आप स्टार्टिंग से काउंट करो तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलती ही रहती। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो एक हमारा शिक्षा का स्तर था उस प्रकार से आज आपको याद हो नहीं हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आपको ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट का, जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये हमने प्रकृति से, हमको इससे नीची अवस्था में कोई प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है। अब यहां से अगर मैं बता दूं एक पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा 2 मिनट हम इसके लिए टाइम लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है। एग्जाम आए ना आए लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प करेगी। जैसे सबसे पहला नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है आपकी हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 1.008। तो यहाँ ये देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, मैं इसको इनलार्ज कर दूं या मैं आपको हाइड्रोजन के बाद मैंने हीलियम ले लिया, सपोज यहाँ पे हीलियम है तो ये मैंने हाइड्रोजन लिया था और ये मैंने हीलियम ले लिया था। तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे टॉप में कितना नंबर मेंशन था? 1। और यहाँ पे नीचे कितना मेंशन था? 1। हालांकि 1.008 था तो मैंने राउंड फिगर करके 1 ले लिया। जब आप हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के यहाँ पे टॉप में कितना मेंशन है? 4। और नीचे कितना आएगा? ऊपर टॉप में 2 और नीचे आएगा 4। तो ये जो आपको ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये आपके उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है जिसको हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और यदि उसके बॉटम में जो आपको नंबर दिख रहे हैं फेमस, जैसे आप कार्बन को ले लो, कार्बन का नंबर क्या है? C6 और यहाँ पे उसको 12 बोलते हैं। तो जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है और जो नीचे लिखा होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, उसका परमाणु भार कितना है। अब आप देखिए ये जो नंबर हैं ये नंबर से ही पता चलता है कि हमें उसमें उसका कितना एटॉमिक नंबर है। आप सीक्वेंस में है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो आप इस प्रकार से आगे देख। लेकिन सोचने की बात क्या है, सर ये बीच में गैप क्यों है? क्यों नहीं इसको ऐसे कंटिन्यूस बना दिया? ये इसलिए बनाया, इनके गुण अलग हैं, इनके गुण अलग है और इन गुणों का ही अध्ययन करवाने के लिए हमारे सिलेबस में क्या डाल दिया है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब कैसे? यहां आपको एक ग्रुप दिख रहा है, आप इस ग्रुप को देखें। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है यहां से लेके यहां, इनको हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैसें। कैसे? यहां आपको हीलियम दिख रही है, आप हीलियम देख सकते हो, आप नियॉन देख सकते हो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये क्या है? ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। जनरली ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है लेकिन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। इवन आपका चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर वो चिप्स खराब ना हो जाए तो जो पैकेट होता है उसको फुला कर उसके अंदर भी एक गैस भरी जाती है। तो ये जो गैसें हैं वो जो अक्रिय गैसें हैं उनका इस्तेमाल इनमें से होता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गैसें यहाँ पे है, यहाँ पर भी एक गैस है,
हाइड्रोजन, उसको आप जनरली इस्तेमाल नहीं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी होता है, कहाँ होता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछूंगा, उस टाइम आप इसका आंसर देंगे। पॉइंट क्या है, यहां पे इन्होंने अक्रिय गैसों को रखा, यहां पे इन्होंने जो रखा, अब देखिए ये जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेटल्स हैं। यहां पे आपको यदि आप दूर आ जाएंगे, आपको यहां पे जो रेड कलर में दिख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, तो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, परंतु मेटलॉइड्स की चर्चा जैसे ये देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स है। मैं सबकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, हमारे सिलेबस के लिए जितना जरूरी उतना सफिशिएंट हम पढ़ेंगे, ज्यादा यहाँ पे हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, एग्जाम क्लियर करना है, हमें रिसर्च नहीं करना है। फिर आप देखिए ये इसका मतलब ये आपके मेटल्स हो गए, ये आपके नॉन मेटल्स हो गए, इतनी बात है। अब मेटल्स की विशेषता हमने देख ली, बड़े अच्छे से पढ़ा था कि मेटल्स में क्या क्या गुण होते हैं। नॉन मेटल्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसका अंतर हम देखेंगे। लेकिन मैंने कहा था आपको या तो मेटल पे ध्यान दो या नॉन मेटल पे, तो मेटल पे हमने अच्छा ध्यान दिया, इसका मतलब जो मेटल के गुण है उसका रिवर्स किस में होगा, नॉन मेटल्स में। लेकिन सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या बिल्कुल मेटल्स के उल्टे होते हैं, अपवाद होता है। जिस नॉन मेटल की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि जनरली नॉन मेटल्स, आप देखिए नॉन मेटल क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। आप इन नॉन मेटल्स के नाम से ये आइडिया लगा सकते हैं ये ठोस नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, इसका मतलब इधर लिक्विड फॉर्म में होगा। या फिर आप देखिए कार्बन था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो गैस फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये जनरली आपको लिक्विड या गैस से मिलते हैं, परंतु ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपको सॉलिड में मिलेगा। और ये क्या हो गया, ये नॉन मेटल का एक अपवाद हो गया। और एग्जाम में सवाल कहां से आता है, जनरली अपवादों से आता है। इसीलिए इन चीजों पे फोकस करना है ताकि आप प्रश्न सही कर सके। लेकिन आई होप कि मैंने आपको आज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमें याद किसी का भी नहीं करना है, ये याद करने का समय नहीं, केवल समझना है। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि जो ये पीरियोडिक टेबल है इसकी वैल्यू क्या है और क्यों इसको इतना पढ़ाया जाता है। अब वापस आते हैं हम हमारे कोर कंसेप्ट पे, जहां हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसका भौतिक स्वरूप देख लिया। अब आते हैं हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टी की जब मैं बात करूं तो जनरली जो मेटल्स हमने देखे, उन मेटल्स के अंदर एक मेटल और नॉन मेटल है, चाहे कोई भी है, वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं, इनके पास काफी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जनरली किसी न किसी को दे देते हैं। जो दान देता है उसको क्या होगा, तो वो धनी हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ज्यादातर मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इसीलिए किसी भी आप मेटल को देखेंगे, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम का, सोडियम के ऊपर आप देखेंगे साइन कौन सा होता है, प्लस का। आप कहीं भी देखा हुआ मिलेगा आपको तो प्लस होता है। वहीं पे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अधातु है। ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप साइन देखेंगे तो किसका होता है, माइनस का। अब माइनस किसके ऊपर चढ़ेगा, जिसने किसी से उधार ले रखा हो। तो यहाँ पे मेटल क्या करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, इसीलिए वो होते हैं धनी। तो मेटल्स के ऊपर आपको ज्यादातर साइन किसका मिलेगा, प्लस का। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर उधारी रहती है, उनका क्या होता है, माइनस। ये बेसिक एक फंडा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो मेटल्स के अंदर गुण होता है कि उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे भाई साहब, पैसे वो देगा ना जिसके पास क्षमता हो देने की, तो मेटल के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने किसी को दे दिए। इसी कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही मेटल्स के पास दान देने की क्षमता होती है, इसीलिए वो जनरली धनात्मक होते हैं। और ये क्या करेंगे, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, दे दिया इन्होंने, जब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या करते हैं, दूसरे जितने भी ऑक्सीजन के फॉर्म्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए कॉपर है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, ये कठोर है, इसके अंदर तन्यता है, इसके अंदर मेलेबिलिटी है। कॉपर का काफी हाई इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, इसमें अच्छी खासी थर्मल कैपेसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसका मतलब मेटल के सारे गुण ये कॉपर है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करती है, कर ली ऑक्सीजन ने रिएक्शन, और क्या बनाया, इसने आपके बनाया कॉपर ऑक्साइड बना। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इसने ऑक्सीजन से क्रिया करके जनरली ऑक्साइड बनाते हैं। सेम आप यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेंशन किया है,
तो एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है, इससे भी ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी ये हो गई, जनरली जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रियाकलाप करके आपके इनके ऑक्साइड बनाते हैं। एक और चीज, इसके अलावा इनके पास एक और गुण ये होता है, ये क्या करते हैं, ये देखिए आप, इसके अलावा ये सेम मेटल्स, जैसे मैंने कॉपर को लिया, ये मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। आप पोटेशियम इसका लेते हैं हम, जैसे ये आप पोटेशियम का जो हमारा सिंबल होता है वो के होता है। पोटेशियम किससे रिएक्शन करेगा, ये आपके रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से। मान लीजिए इसने पानी के साथ हाइड्रोजन से रिएक्शन की तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये दान करते हैं, इसे ये धनी बन गए। दूसरा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और तीसरा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज इतना एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि मेटल हमारे सिलेबस में, तो मैं आपको ये बता चुका। तो मेटल्स के बारे में हमने दो चर्चाएं की, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद अब आप देखिए, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मेटल पे फोकस कर लिया। मैं अब देखिए यहाँ पे जितना चीजें आएगी वो सारी उल्टी है। यहाँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को मैंने एक ही स्लाइड में दिखाया है। क्यों दिखाया है, पहले हमने मेटल पे बहुत ध्यान दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो आपके नॉन मेटल होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में होंगे, या तो ये जनरली आपको गैस में मिलेंगे। मैंने आपको सॉलिड के लिए तो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, ब्रोमीन का मैंने आपको बताया था, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। फिर जिस प्रकार से मेटल क्या थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, उनमें तन्यता का गुण था, उनमें आघात वर्धिता का गुण था, मैलिएबल थे, डक्टाइल थे। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल किसको कहते हैं, भंगुर, क्षण भंगुर। मतलब ऐसी चीजें अगर आप हाथ से भी ऐसे ऐसे करें तो वो मेटल्स क्या है, चूर चूर हो जाएं, तो वो है नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, इसके बाद इनमें डक्टिलिटी, तन्यता का गुण कम होता है, मैलेबिलिटी का गुण भी कम होता है। और नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस भी नहीं होते। लस्ट्रस किसके कहते हैं, जिसमें चमक हो। तो आप देखेंगे नॉन मेटल से वहां पे आपको चमक भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन में दिखाओ मेरे को चमक कैसी होती है, नहीं दिखाई देती। आप इसी प्रकार से लकड़ी देख लो, लकड़ी एक नॉन मेटल है, उससे बिजली पास करके दिखाओ, इसीलिए ये क्या है, नॉन मेटल से इनका इस्तेमाल भी नहीं होता। इसके बाद लकड़ी को जलाने के लिए आपको कितना तापमान चाहिए, आपको कम चाहिए, लेकिन मेटल्स को जलाने के लिए ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है और जो इनका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, हाई जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी कम होता है। ओके, डन। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट यही है कि जनरली जहां मेटल्स रिएक्ट किसके साथ करते थे, ऑक्सीजन से, यहां पे क्या होता है, ये दोनों मिलकर के एसिड या फिर न्यूट्रल, उन दोनों की रिएक्शन को न्यूट्रल कर देते हैं। और इनकी खास बात यही है कि इनके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड का संदर्भ होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम समरी को देख सकते हैं किस प्रकार से मेटल नॉन मेटल से अलग है। अगर कोई पहले अभी तक नहीं समझ पाया, कोई साइंस का स्टूडेंट पहले से नहीं रहा, उसको ये चीजें समझ नहीं आई, आप इस डिफरेंस को भी समझेंगे तो आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ये मेटल्स मेंशन किए हैं, ये नॉन मेटल्स मेंशन किए। मेटल मैंने आपको एज इट इज जो आपको गुण वहां बताए थे मैंने यही लिखा है। ये आघात वर्धिता, ये इसकी तन्यता, थर्मल कंडक्टिविटी में ऊष्मा की कितनी चालकता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब तापमान को, इलेक्ट्रिसिटी को कितनी आसानी से पास है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, उसका गलनांक पॉइंट कितना है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उसका क्वथनांक कितना है। जैसे कितने डिग्री टेम्परेचर पे जाके पानी गर्म होगा या कोई और धातु गर्म होगी, उसमें हार्डनेस कितनी, कितनी कठोरता है, उसमें चमक कितनी है, और ध्वनि की आवाज कैसी आती है। ये सारे के सारे गुण मेटल में कैसे होते हैं, अच्छे। मतलब मैलेबिलिटी अच्छी है, पॉजिटिव, डक्टिलिटी पॉजिटिव, थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी हाई होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई होती है, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्डनेस इसमें काफी होती है, काफी लस्ट्रस होते हैं और काफी साउंडनेस होती है। अब आ जाओ इस तरफ, जहां इसके अंदर आघात, तन्यता, आघात वर्धिता और तन्यता दोनों गुण अच्छे थे, तो आप जब नॉन मेटल में जाओगे तो ये होते हैं आपके ब्रिटल, मतलब कि भंगुर। इस प्रकार से ये चूरे हुए इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें ऊष्मा का कोई चालन नहीं होता है, बहुत कम होता है।
परंतु इसका मतलब ये नहीं कि किसी में भी ऊष्मा का संचालन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में काफी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऊष्मा काफी अच्छी तरीके से इसमें इसकी हीट को एक दूसरे से ट्रांसफर करती है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हमने ऑलरेडी बात कर दी। तो नॉन मेटल्स में जनरली ये भी कैसा होगा, कम होगा, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड ये कार्बन के ऐसे रूप हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। आप ये देखिए डायमंड का इस्तेमाल जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धातुएं हैं इस यूनिवर्स में, उनको काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायमंड का मतलब ये नहीं कि केवल नेकलेस वगैरह में जो ज्वेलरी में यूज होता है, इसके और भी वाइड स्कोप यूज है। आप देखिए ये इतनी स्ट्रांग है, जब हमारे कोई फॉरेन जो मिशन जाते हैं स्पेस वगैरह में, वहां पर भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हार्डनेस इसमें कम होती है, लस्ट्रस भी कम होते हैं। तो ये सारे आप समझ गए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इनको और फर्दर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी गुण बता चुका हूं कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मैंने आपको कहा था चूंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये उधार देते हैं, इसी कारण से इनके ऊपर हमेशा धनात्मक साइन होता है। जैसे उदाहरण लिया सोडियम, तो सोडियम का साइन होता है Na, और यहाँ पे इसके ऊपर साइन क्या मिलेगा आपको, प्लस। क्यों मिलेगा, सोडियम क्या करता है, अपने पास से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कैसा बन जाएगा, Na+ पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए आप, मैंने आपको बताया कि मेटल जनरली आपको सॉलिड अवस्था में मिलेंगे, परंतु एक्सेप्ट मरकरी। तो आपको स्टार मार्क लगा करके यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मरकरी ऐसा मेटल है जो जनरली जो एक सामान्य तापमान पर ठोस में ना होकर द्रव अवस्था में होता है। इस कारण से इसका बहुत इस्तेमाल भी होता है और इसीलिए आपको इसका ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है, मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, और इनको आप पीट के शीट के रूप में कर सकते हो। तो ये उसकी कौन सी क्वालिटी थी, आघात वर्ध्यता। यहां होने के बाद आप देखिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसमें ये लिखा नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट एज आइदर सॉलिड और गैस, परंतु ब्रोमीन का मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो ब्रोमीन एक ऐसी अवस्था में होता है जहां जनरली नॉन मेटल्स नहीं होते, ये ठोस अवस्था मिलता है। उसके बाद देखिए ये हमने देख दिया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कौन से, नॉन मेटल्स। लेकिन ग्रेफाइट काफी हद तक इसमें ऊष्मा रहती है और ये विद्युत का चालक भी है। और उदाहरण दे रखे हैं कार्बन, कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन है। ये होने के बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स ये आप बेसिकली देख चुके हो। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये समरी के तौर पर बताता हूं, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो जो हमने इनके बारे में कंप्लीट चीज थी वो तो डिस्कस कर ही ली। डिस्कस करने के बाद प्रश्नों का डिस्कशन नहीं किया, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक चीज जो मैंने आपको नहीं कराई वो है कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आप गोल्ड, ऑरम, चांदी, अर्जेंटम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा ये मुख्य तौर पे हैं फेरस, आयरन। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोई धातु दे देंगे या आपको दे देंगे ये इस्तेमाल निम्नलिखित में से कौन सी धातु का हो सकता है, तो वहां आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि ऐसे बहुत ही कम धातु हैं। सोना आप जानते हैं आभूषण वगैरह के निर्माण में होता है। इसके अलावा प्लेटिनम है, जैसे मैंने बताया टंगस्टन है, वो काफी इंपॉर्टेंट एक धातु है। तो ये चीजें, इसके बाद नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको ब्रोमीन के बारे में बताया था, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है ना। तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये कहाँ होती है, क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स इनका जो इस्तेमाल है, इसका एक पेपर है, मैं वो 2 शीट की PDF डाल दूंगा, लिंक में दे दूंगा। आज तो मैंने बनाई भी नहीं है तो इसकी वीडियो के साथ नहीं दे पाऊंगा। टेलीग्राम पे चैनल पे जाना, आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं उसको पिन कर दूंगा तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। और इसमें उतना एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं कि धातु का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि जो मैंने आपको गुण बताए
गुणों के आधार पर ही किसी चीज का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डायमंड का जो इस्तेमाल है वो मेटल्स को काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायमंड एक बहुत ही कठोर है और उस कठोर का इस क्वालिटी के कारण ही डायमंड का इस्तेमाल क्या होता है, कहां पे होता है, अदर मेटल्स को उसकी कटिंग में। टंगस्टन है, वो भी एक धातु है और टंगस्टन काफी मजबूत है, तो टंगस्टन का इस्तेमाल भी कहां होता है, जहां आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो आपका क्वथनांक और गलनांक है बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। सारी धातुओं के इस्तेमाल तो आप याद कर नहीं सकते और ये कोई समझदारी वाला काम भी नहीं। आप इनके गुणों के आधार पे उनके काम का अनुमान लगाएं। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से सवाल पूछे गए। इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, जूनियर अकाउंटेंट के अलावा भी जो राजस्थान के अदर एग्जाम्स हुए हैं, स्टेनोग्राफर का हुआ या जो आपका टीएसपी एरिया के एग्जाम्स हुए, उनके भी प्रश्न उठाएं, क्योंकि यही संस्था एग्जाम बना रही है और वही सिलेक्टर्स हैं, तो जो प्रश्न वो वहां बढ़ा रहे हैं उसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी और प्रश्न है वो टेस्ट सीरीज वगैरह हम किसी अदर ऑप्शंस में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, 2015 में हुआ था। तो उस वक्त उस एग्जाम में सवाल पूछा गया, सवाल कहता है कि कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ करती है। तो ये मैग्नीशियम के बारे में बात हो रही है। मैग्नीशियम के अंदर एक गुण होता है, पहली बात तो मैग्नीशियम धातु है और गर्म जल के साथ जब ये क्रिया करती है तो मैग्नीशियम उसके ऊपर तैरने लगता है। तो यहां पे इसका आंसर तो आपका मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे खून में होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है। आप कभी टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर सलाह देते हैं आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, आपका ज्यादा आया है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स कौन सी गोलियां देते हैं, वो देते हैं आपको आयरन की टैबलेट्स। इवन एक समय था हमारे सिलेबस में एक चैप्टर भी ऐड है, नेशनल हेल्थ मिशन। उस नेशनल हेल्थ मिशन में महिलाओं और बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए ये चैप्टर हमारा साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आ रखा है, तो वहां से ये उठाया। यहाँ क्यों बता रहा हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन में महिलाओं की जो कम हीमोग्लोबिन की समस्या थी उसको दूर करने के लिए आयरन की गोलियों का इस्तेमाल, जो आयरन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फेरस के नाम से जानते हैं, Fe। तो यहाँ पे जो जब हीमोग्लोबिन की बात होती है तो आपको फेरस देखना है, टिक करना है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2013 में आया था। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि साइंस स्टैटिक है। जो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये काफी स्टैटिक है। पिछले 3-4 सालों से ऐसा कोई नया एलिमेंट नहीं खोजा गया, तो यही प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु है जो गर्म जल के प्रतिक्रिया, अच्छा ये दोबारा सेम सवाल रिपीट हुआ, किसी और एग्जाम में दोबारा टीएसपी में पूछ लिया इन्होंने, तो इसका आंसर हम बात कर चुके हैं। जो मैग्नीशियम होता है, ये धातु है, इसमें ये एबिलिटी है कि जब उसको गर्म पानी के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो उसके ऊपर तैरने लगती है। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये अपवाद है, इसको याद कर लेना चाहिए। अब इसने बोला है अधातुओं के बारे में, नॉन मेटल्स। अधातुओं के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य है। ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है 2013 में। देखिए साइंस के एग्जाम में कब आया नहीं आया इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम आया, RSSMB ने एग्जाम करवाया और सवाल आ रखा है, इसका मतलब हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अधातुओं के लिए सत्य पूछा है, आजकल इन कीवर्ड्स पे ध्यान दें, यहां असत्य भी लिख देते। अधातुओं के लिए सत्य पूछा तो पहला है इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहां पे बोल रहे हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे उस चर्चा में मैंने आपको बताया था, एक मेटल्स की क्वालिटी बताई थी, और मेटल्स की क्वालिटी मैंने आपको लिखा था, मेटल्स के पास क्या होता है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, स्वतंत्र ये हैं, तो नॉन मेटल्स के पास होंगे नहीं होंगे, तो इसका रिवर्स होगा। यहां पे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब नॉन मेटल्स के पास नहीं है। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा प्रश्न बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है कि नॉन मेटल्स के पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन रुकिए आगे भी पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद लिखा इनसे आप चादर और तार बनाए जा सकते हैं। चादर का मतलब क्या होता है,
मैंने कहा था किसी भी धातु के अंदर एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का नाम क्या बताया था मैंने आपको बताया था उस क्वालिटी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। धातुओं की जब क्वालिटी की बात कर रहे थे तो मैंने धातुओं की भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया था मैलिएबिलिटी। तो यहाँ आप मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, आघात वर्ध्यता। जब मैंने कहा था किसी मेटल को लो और उसको इतना पीटो कि पीट पीट के उसकी चादर बन जाए, तो वो गुण किस में है, मेटल्स में। और प्रश्न क्या बोल रहा है, अधातुओं के लिए सत्य क्या है, तो जो चीज मेटल में होगी नॉन मेटल में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये गुण नॉन मेटल। उसके बाद उसने बोला तार बनाए जा सकते हैं। यहां तन्यता मैंने बताया था, डक्टिलिटी, और यहां मैंने सोने के आभूषणों की बात की थी कि जो गोल्ड वगैरह होता है उसके अंदर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका डक्टिलिटी तन्यता से जुड़ा हुआ, और ये भी किसका गुण है, मेटल्स पे। मैंने अपनी पूरी एनर्जी इस क्लास में आपको ये गुण समझाने में लगाई, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन भी नहीं बताई मेटल की, मैंने क्यों क्वालिटी बताई। अगर आप क्वालिटी जान गए, यहां पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप उस प्रश्न को सही करेंगे, और आखिर जो हमारा उद्देश्य है यही है कि आप उन प्रश्नों को सही करें। तो यहां देखिए, इनसे चादर मतलब कि मैलिबिलिटी वाला गुण आघात वर्ध्यता, और इनसे जो दूसरा आपका गुण है तार बनाने का मतलब तन्यता, ये दोनों गुण किस में होते हैं, ये होते हैं धातुओं में। और यहां क्या इसके बारे में बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है अधातुओं के। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। और लास्ट में बोला है 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, तो दूसरा तो है ही नहीं, तो ये तो हो गया गलत। अब जब तीनों ऑप्शन देखने के बाद यहां आपके 3 नंबर पक्के, लेकिन जो गोले भरने हैं लास्ट में 4 ही गोले होंगे, उस गोले को सही भरना। कहीं ऐसा ना हो एग्जाम के प्रेशर में आ जाए और वो गोला गलत भर दिया, फिर आपने चाहे कितनी मेहनत की हो आज, वो मायने नहीं रखती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप ये सोचिए पहले भी रिपीट हुए, अभी ये आरपीएससी ने पूछा है एलडीसी के अंदर। इसका मतलब क्या है, अपवादों की काफी अहमियत होती है। हीमोग्लोबिन में धातु होती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन किस में होगा, आयरन का योगदान है, आयरन है, ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, बाकी सब फालतू है। आयरन और हीमोग्लोबिन इनका आपस में भाई बहन का रिश्ता है। नेक्स्ट पढ़िए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशाली है। इसका मतलब जो रिएक्शन ज्यादा करती है। अगर कॉपर बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, यहां पे एग्जांपल दे रखा है तांबे की तुलना में, तांबे को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉपर कहते हैं, Cu, और इसने बोला है कि कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो तांबे से ज्यादा जो चीज क्रिया करती है वैसे वो लोहा होता है, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है, लोहा, उसके बाद आपका तांबा है, फिर आपके पास चांदी है, फिर सोना है, और फिर प्लेटिनम है। आप देखिए इन्हीं गुणों के कारण प्लेटिनम काफी महंगा है, सोना भी महंगा है, चांदी भी महंगी है, क्योंकि इनके ऊपर जनरली क्रियाएं नहीं होती, तो ये इतनी महंगी धातु हैं क्योंकि ये कभी नुकसान नहीं होता, इनके ऊपर जंग नहीं लगते। चांदी काली होती है परंतु काफी समय लगता है, इसीलिए चांदी की प्राइस क्या है, आपको चांदी लगभग 60,000, 70,000 या 80,000 के आसपास 1 kg के पैसे लगते हैं। लेकिन सोना 1 ग्राम के 10 ग्राम के पैसे आपके लगभग 60,000 लग सकते हैं। आप सोचो कितना कॉस्ट में डिफरेंस है, क्यों है, क्योंकि इसमें इतनी रिएक्शंस नहीं होती है। तांबा भी लोहे की तुलना में कम रिएक्शन करता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसका इस्तेमाल करते हैं। और लोहा, इसका तो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो लोहा है। तो आप इस प्रश्न से इस ऑर्डर को यहाँ लाने का मतलब यही है, इसको आप लिख लें नोट्स में, अगर ये कहीं काम आ जाएगी। इसी प्रकार एक और चीज कभी कभी पूछी जाती है, वो चीज पूछी जाती है कि जो विद्युत है उसकी चालकता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, किसमें कितनी तेजी से प्रभावित होती है। तो हाईएस्ट जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर सकते हो वो है आपका एल्यूमिनियम, और सेकंड हाईएस्ट है वो है आपका कॉपर। परंतु आपने देखा होगा घरों में वगैरह में ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है, कॉपर का होता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास कम है, एल्यूमिनियम की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो हमेशा कॉपर से अधिक होती है। लेकिन कॉपर की भी अच्छी है, परंतु दोनों का कंपैरिजन जब करोगे तो एल्यूमिनियम में
काफी अच्छी तरह से विद्युत का संचालन होता है, उसके अंदर नुकसान कम होता है, चीजें कम होती है। इन चीजों इस पॉइंट को भी आप एक नोट रखें, कभी ना कभी आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानक दाब और कमरे के तापमान पर तरल द्रव अवस्था में होते हैं? ये पटवार के अंदर 2021 में आया है। तो पटवार का लास्ट एग्जाम 2021 में हुआ, तो उसमें ये सवाल, अब ये क्या बोल रहा है, कौन से ऐसे तत्व हैं, ना तो इसने धातु का बोला है और ना अधातु का बोला है, इसने किसके बारे में बात करी है, एलिमेंट तत्वों के बारे में। फिर बोलता है मानक दाब, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर, और कमरे का तापमान लगभग 27 डिग्री के आसपास हम एक रूम का नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। उन स्थिति में कौन सी चीजें, मतलब सामान्य स्थिति में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं? तो मैंने आपको 2 अपवाद बताए थे, हीलियम तो गैस है, क्लोरीन है, ये तो एक ब्लीचिंग पाउडर है सॉलिड अवस्था में, बचे आपके 2। मरकरी मैंने आपको कहा था ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में रहती है, और ब्रोमाइन मैंने ऐसा कहा था ये ऐसी धातु है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। ये अधातु है और ये धातु है। देखिए किस तरह से एग्जामिनर ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया। यहां उसने सिलेबस से धातु अधातु की बात नहीं करी और आपको दोनों के गुण पूछ के बता दिए। क्या ऑप्शन में 2 और 3 है? देखो 4 तो यहां पे तो ये कट गया, फिर आपका यहां पे 1 है, हीलियम तो हो ही नहीं सकती, यह सभी हैं, हीलियम होने से तो कट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, वरना ब्रोमाइन और मरकरी, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चालकता के बारे में बात कर ली। एक चीज अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु मैं ये सारणी इसलिए लेके आया हूं, कुछ धातुएं ऐसी होती है जब वो जलती है तो जो उनका कलर होता है जलने के साथ, जैसे जब भी आप किसी को जलाएंगे तो कहीं आपको बैंगनी कलर की रोशनी दिखाई देती है, कहीं आपको पीले रंग की रोशनी दिखाई देगी, कहीं आपको लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी, या फिर आपको हरा दिखाई देगा, या फिर आपको अलग अलग प्रकार के लाल दिखाई देंगे या बैंगनी। ये होता क्या है, जब भी कोई धातु जलती है, जब धातु जलेगी तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की रोशनी आती है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, लिथियम, रुबिडियम, याद नहीं करना है, परंतु एक ये ध्यान रखना है, अलग अलग धातुएं जब जलती है तो उनकी जो जलने की लौ होती है, जो उसकी ज्वाला होती है, उसका रंग अलग अलग होता है। अगर किसी की इच्छा है याद करने की वो कर सकता है, फिर मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ये डाल दी। एग्जाम में प्रश्न आए ना आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से एक काम बचा है, कौन से मेटल का इस्तेमाल कहाँ होता है, कौन से नॉन मेटल है जो स्पेसिफिक कोई इस्तेमाल होता है, उनका मैं बता चुका हूं। आप टेलीग्राम पे जाकर के वहां से ले लेना, मैं कोशिश करूंगा कल वहां पे उसको सेंड कर दूंगा, और उसको प्लीज देखने के बाद, डाउनलोड करने के बाद अपनी नोटबुक में जरूर लिख दें। जब तक चीजें यहाँ रहेगी कोई फायदा नहीं, चीजें यहाँ के बाद आपके उसमें पेन डाउन होनी चाहिए, नोटबुक में लिखी जाए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज कर करके बीच में ले सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको काफी हेल्पफुल हो रही है। हमारा जो इनिशिएटिव्स है उसको, मैं ज्यादातर कमेंट्स देख नहीं पाता हूँ, तो मेरा एम ये होता है कि उतनी चीजें बताऊं जितना आप समझ सकें। प्रश्न हमेशा उठते रहेंगे, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं देख के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे पाऊं, परंतु स्टे फोकस रहें, बने रहें, क्योंकि आपके केमिस्ट्री का 50% पोर्शन खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अब आपका बाकी जो 50% बना, जिसमें क्या बचा आपका, एक आपके क्लोरोफ्लोरो कार्बन, एक आपके सीएनजी गैस के बारे में, एक हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करनी है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करनी है, और इसके अलावा जो आपका एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सोप, साबुन और डिटर्जेंट, जो ये कार्बन के अपर रूप्स की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों में फोकस करना है। आई थिंक बाकी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में भी क्लासेस जल्द आ जाएगी। आप पिछला अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें, किसी ने नहीं देखा वो देख लें, ताकि क्या होगा आगे जब इन पे फोकस करेंगे आपको ये नहीं लगा मैं पीछे रह चुका हूं। बेसिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स थे वो आपके तीनों हो चुके हैं। अब यहां से लिमिटेड पोर्शन है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा टारगेट 75 मार्क्स, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स गलत करना और अपनी कुर्सी किसी और को देना, ये आपके ऊपर है। और विद्या ऐसी चीज है बांटने से बढ़ती है। जो भी आपके साथी हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनके साथ भी शेयर करें। नॉलेज कभी भी बांटने से कम नहीं होता। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।